ये तो कल दूंगा ना अपन। हाँ, मेमोरेंडम एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आज हम चैप्टर पढ़ रहे बेटा, लास्ट क्लास में हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सीखा था। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। यानी कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान रहे हैं हम बेटा। कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान रहे हैं। कौन कौन से दो डॉक्यूमेंट्स? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। समझते हैं बेटा मेमोरेंडम क्या है और आर्टिकल क्या है। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम में कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ठीक है, और आर्टिकल में इस ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करना है उसका रूल्स लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ प्लानिंग। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का दूसरा नाम है बायलॉज। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या है? बायलॉज, यानी कंपनी की रूल बुक। जो कंपनी ने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है उस ऑब्जेक्ट को करना कैसे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बायलॉज। याद रहेगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है बेटा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? रूल्स। याद रहेगा। चलिए, आप अगर नोट्स को देखोगे, नोट्स में देखो सबसे पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने जब लॉ मेकर से पूछा कि सर मेमोरेंडम का मतलब बताओ, तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहे हैं? मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम which is made at the time of incorporation of a company or altered from time to time, altered from time to time। ठीक है, बट हम समझते हैं बेटा अपने लैंग्वेज में मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, मेमोरेंडम ये बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। मेमोरेंडम ये बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कंपनी किस टाइप का बिजनेस करने वाली है। दूसरा, उस बिजनेस करने के लिए क्या परमिशन मिला है आरओसी से या नहीं। तीसरा, जिस टाइप का वो बिजनेस कर रही है उसकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। ये सारा चीज देखने के बाद ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा ना। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा डालना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील कर रही है? इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? कंपनी का मेमोरेंडम, क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम में ही क्या लिखा होगा? उसका ऑब्जेक्ट लिखा होगा। याद रहेगा। देखिए, मैंने जो मेमोरेंडम का पर्पस लिखा है, सीधा पर्पस पे आओ। देखो लिखा हुआ है पर्पस ऑफ मेमोरेंडम, दिख रहा? फर्स्ट पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, पर्पस ऑफ मेमोरेंडम इज टू फोल्ड। पहला, द इंटेंडिंग शेयर होल्डर हु कॉन्टेम्पलेट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज सेविंग शुड नो द फील्ड और द पर्पस फॉर विच इट इज गोइंग टू बी यूज्ड। यानी मेमोरेंडम ये बताता है कि भाई आपका जो पैसा है वो कहां जाने वाला है, आपका पैसा है वो कहां जाने वाला है, कौन से सेक्टर में आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट होगी। और दूसरा, एनीवन डीलिंग विद द कंपनी विल नो विदाउट रीजनेबल डाउट वेदर द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन इनटू ही कॉन्टेम्पलेट्स एंटरिंग इनटू विद द कंपनी इज वन रिलेटिंग टू द मैटर विद इन इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट। मतलब मेमोरेंडम ये बताता है कि जिस काम के लिए आपने पैसे दिए हैं क्या वो काम में ही पैसा यूटिलाइज किया जाएगा या नहीं। ठीक है, तो लॉ मेकर ने सिंपल क्या बोला, मेमोरेंडम दो बातें बताते हैं। पहला, आपका पैसा कौन से सेक्टर में जा रहा है, कौन सी कंपनी में जा रहा है, कहां इन्वेस्ट किया जाएगा। और दूसरा ये बताता है क्या उस सेक्टर के लिए कंपनी को परमिशन मिला हुआ है या नहीं। तो आपको एग्जाम में अगर ये पूछे ऑब्जेक्ट, राइट डाउन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरेंडम, तो यही दो ऑब्जेक्ट लिख के आना, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, और अगर पूछे मेमोरेंडम क्या है तो सिंपल बोलना, मेमोरेंडम क्या है, ये डिफाइन करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है। ठीक, सर मेमोरेंडम बनाए कैसे? तो लॉ मेकर ने कुछ स्पेसिमेन हमें बना के दिए हैं कि आप मेमोरेंडम ऐसे ही बनाना। ठीक है, वो लिखा हुआ है बेटा सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 डील करता है फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो यहां पे बेटा टेबल है, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई। ठीक है, 5 टेबल है बेटा, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब पांचों टेबल की बात जरा समझना।
टेबल ए में किसका मेमोरेंडम है? लॉ मेकर ने बोला टेबल ए में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मेमोरेंडम है। किसका मेमोरेंडम है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सुनना, टेबल ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल सी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। देखो बी में क्या बोला मैंने? लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। सी में लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल और टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। रट्टा मारना है इसको सीधा। क्या बोला मैंने? टेबल ए लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल बी limited by guarantee not having a share capital, table C limited by guarantee having a share capital, table D unlimited company not having a share capital और टेबल E unlimited company having a share capital। ये 5 फॉर्म्स है बेटा किसके? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। ठीक है, अब आपने बोलोगे अमित सर ठीक है हमें ये पता चल गया कि ये किसका मेमोरेंडम है, लेकिन ये बताओ मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है? मेमोरेंडम का कंटेंट क्या होता है? मेमोरेंडम का कंटेंट क्या होता है समझना। मेमोरेंडम में या तो 6 बातें लिखी होंगी या तो 7 बातें लिखी होंगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। 6 बातें कब होगी? जब कंपनी अदर देन ओपीसी होगा, और अगर कंपनी ओपीसी होगा तो वहां पे कितनी बातें लिखी होगी? 7 बातें लिखी होगी। 1% कंपनी में कितनी बातें लिखी होगी? 7 बातें। और अदर देन 1% कंपनी में कितनी बातें लिखी होगी? 6। ध्यान से इसके ऑर्डर को चेंज मत करना, जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको ये एग्जाम में लिखना है। ऑर्डर को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बात और, जो 6 बातें मैं यहां पे लिखूंगा वो 6 बातें यहां पे कॉमन है, बस 7वां बात इसका क्या है? अलग है। बाकी 6 बातें दोनों के क्या है? कॉमन है। दोबारा बोल रहा हूं, हमने क्या पढ़ा? मेमोरेंडम का फॉर्म क्या है? ठीक है, तो हमने ये देखा कि टेबल ए में लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल बी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, टेबल सी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल, टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल। ठीक है, इसका कंटेंट क्या होगा? तो मैंने बोला 6 कंटेंट होता है कौन सी कंपनी में? अदर देन ओपीसी। और ओपीसी में कितने कंटेंट होंगे? 7 कंटेंट होंगे। ग्रुप में मैंने बेटा पीडीएफ भेजा है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये 6 और 7 कंटेंट की बात हम करते हैं बेटा। कौन सा 6 और 7 कंटेंट होगा? तो देखिए, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पहला कंटेंट होता है नेम क्लॉज। क्या होता है? नेम क्लॉज, यानी यहां पे कंपनी का क्या लिखा होगा? नाम लिखा होगा। ठीक है, अब नेम क्लॉज के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझो। सबसे पहले लॉ मेकर क्या बोल रहा है? नाम ऐसा होना चाहिए जो कंपनी के किसी दूसरे नाम के साथ मैच ना हो। नाम ऐसा होना चाहिए जो दूसरे नाम के साथ मैच ना हो। नाम ऐसा होना चाहिए जो दूसरे नाम के साथ मैच ना हो। फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी टाटा कंपनी एस्टैब्लिश है, क्या उसके नाम से दूसरी कंपनी होगी? तो कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरे कंपनी के साथ मैच ना हो। दूसरा, नाम ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट में दिखे, मतलब तुम्हारा नाम तुम्हारे ऑब्जेक्ट में दिखना चाहिए। सॉरी, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा तुम्हारा नाम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल्स का तो मेरे कंपनी के नाम में मेरा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। जैसे कंपनी का नाम बताता हूं, टाटा ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो दिख रहा है ना कि भाई वो ऑटोमोबाइल का बिजनेस में, ताकि नाम से ही क्या पता चल जाएगा? बिजनेस पता चल जाएगा। नाम से ही क्या पता चल जाएगा? बिजनेस पता चल जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुम अपना कोई नाम रखते हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट उस नाम में क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। जब भी तुम रखते हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नाम में रखना चाहिए। याद रहेगा। तो लॉ मेकर ने सिंपल क्या बोला? सबसे पहले कि आपको अपना नेम क्लॉज कैसा रखना है? दूसरे कंपनी के नाम के साथ मिलता जुलता ना हो। तुम्हारा नाम ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के साथ मैच करे। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि नाम वैसा नहीं होना चाहिए जो इम्बेल्म्स एंड नेम्स एक्ट में मना कर रखा है। इम्बेल्म्स एंड नेम्स एक्ट में मना कर रखा है, वो नाम आपका नहीं होना चाहिए। नाम में कभी भी सिंगुलर और प्लूरल वर्जन का इस्तेमाल नहीं करोगे।
ठीक है। दूसरा, नाम में कभी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है, नाम हमेशा फुल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लो मैंने कंपनी का नाम रखा i20, क्या पता चल रहा है इससे कौन सी कंपनी है? कुछ पता चल रहा? i20 तो बेटा गाड़ी का नाम है, लेकिन क्या इससे हमें कंपनी का ऑब्जेक्ट पता चल रहा, पर्पस पता चल रहा? नहीं। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, नाम शॉर्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरा, मान लो एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड और एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, बताओ दोनों में डिफरेंस है क्या? नहीं ना भाई, एक ने क्या किया है, प्राइवेट वर्ड शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एक ने प्राइवेट वर्ड पूरा लिखा है, भाई कंपनी का नाम तो सिमिलर हो गया ना। बोला ऐसे चेंज आप नहीं करोगे। दूसरा, कुछ वर्ड्स अगर इस्तेमाल करना चाहते हो अपने नाम में तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे वर्ड्स कौन कौन है, बोर्ड, कमीशन, ठीक है, एक्सचेंज, चिट फंड, ऐसे नाम अगर आप कंपनी में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा, मान लो तुमने ऑब्जेक्ट चेंज किया लेकिन उसके साथ में तुमने नाम चेंज नहीं किया, 6 महीने का टाइम दे रहा हूं, नाम चेंज कर लेना। अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा तो 6 मंथ का टाइम दे रहा हूं बेटा, आपका जो नाम है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट से मैच करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ध्यान से सुनो, अगर आपकी कंपनी कोई निधि है तो उसके लास्ट के एंड में निधि लिमिटेड लिखोगे। निधि सेम बताया था, जैसे इंडिया में वीसी का कंसेप्ट होता है, वीसी वेंचर कैपिटल का, वैसे ही बेटा निधि कंपनी, जहां पे मेंबर्स के लिए वो कंपनी काम करती है। तो अगर आपकी कंपनी कोई निधि कंपनी है तो उसके नाम के एंड में निधि वर्ड लिखा होना चाहिए, निधि लिमिटेड लिखा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो तुमने कोई नाम चेंज किया है, मैं पेज नंबर 71 पे डील कर रहा हूं बेटा, अगर तुमने कोई नाम चेंज किया है, क्या चेंज किया है? नाम चेंज किया है, तो ध्यान से याद रखना, तुम्हारा नाम जो है ना अभी भी आरओसी के डाटाबेस में दिखेगा 3 सालों तक, वो नाम किसी और को अलॉट नहीं किया जाएगा। क्यों? हो सकता है कि भैया तुम्हें दोबारा कंपनी उसी नाम से शुरू करने का दिल कर जाए, तुम्हारा नाम डाटाबेस में। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी को कॉल करते हो और आपने ट्रू कॉलर लगा रखा होता है तो वहां पे दिखा रहा होता है नाम मुकेश, लेकिन कोई अजय बात कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जिस पर्सन के पास वो पहले नंबर था उसने नंबर वो हटा दिया, उसने दूसरा नंबर लिया, वही नंबर किसी और को अलॉट किया है। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? अच्छा, एक बात और समझना, पॉइंट नंबर 4 देखो क्या लिखा है, proposed name is identical to the name of the company dissolved as a result of the liquidation proceeding and a period of 2 years have not been elapsed from the date of such liquidation। ध्यान से, जब तुम्हारी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, वाइंडिंग अप होता है, तो तुम्हारा जो नाम है वो तो गया, लेकिन वो नाम किसी दूसरे को अलॉट नहीं किया जाएगा आने वाले 2 सालों तक, 2 साल के बाद अलॉट किया जाएगा। और अगर तुम्हारी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ होता है, स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है फास्ट वाइंडिंग अप, जल्दी से, मतलब जो कंपनी स्मॉल होती है, जिस कंपनी का ज्यादा ट्रांजैक्शन है, उसको हम फटाफट क्या कर देते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, उसका नाम 20 ईयर्स तक किसी और को अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसी वजह से बेटा इंडिया में 10 लाख से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन चलने वाली कितनी है? ओनली गिन हजार या 5-2000 के आसपास, बस, उससे ज्यादा कंपनी इंडिया में नहीं है। आ रही है बातें समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा किसके रिगार्डिंग? नेम के रिगार्डिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत पूछेगा, तो इसलिए मैंने उसको पॉइंट में एक लिस्ट बना के लिख दिया है। ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोला, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट में मना कर रखा है। तो देखो पेज नंबर आपको 70 पे देखो लिखा हुआ है, द नेम शैल बी कंसीडर्ड अनडिजायरेबल। तो वहां पे देखो पहला नाम लिखा हुआ है, अगर कोई नाम ऐसा है जो एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट में मना कर रखा है तो उस नाम को आप क्या नहीं करोगे, इस्तेमाल नहीं करोगे। दूसरा, किसी दूसरे कंपनी के ट्रेडमार्क के नाम पे आपकी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। तीसरा, ऑफेंसिव नाम आपका नहीं होना चाहिए। देन आइडेंटिकल, किसी दूसरी कंपनी या एलएलपी के नाम के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। तीसरा, मैंने क्या बताया था अभी, तुम्हारे नाम में तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, तो लिखा हुआ है नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, तुम्हारे नाम में तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। ठीक है। किसी भी कंपनी के नाम के एंड में ब्रिटिश इंडिया लिमिटेड ऐसा वर्ड यूज मत करना, ये प्रोहिबिटेड नाम होता है। आ रही है बातें समझ में? चलिए याद रहेगा। उसके ऊपर वाले पेज पे आओ बेटा,
उसमें देख रहे हो 69 पेज में मैंने क्या लिखा है, अभी समझाया था। किसी कंपनी ने PRIVAT प्राइवेट लिखा, किसी कंपनी ने PVT लिखा, बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल नाम नहीं होने चाहिए, ऐसे नाम आप इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा किसके रिगार्डिंग, नेम क्लॉज के रिगार्डिंग, ठीक है। पेज नंबर 72 पे देखो, यही बताया था कि कुछ वर्ड्स यूज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। देखो वहां पे लिखा हुआ है बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, सेंट्रल, यूनियन, ऐसे नाम अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नेम क्लॉज के रिगार्डिंग आपको ये कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं। अब एक बात समझना, याद है अपन ने लास्ट क्लास में नेम रिजर्व कैसे करवाते हैं, कौन सा मेथड बताया था, रन मेथड, रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम, ठीक है। आपके नोट्स में देखो पेज नंबर 73 पे वो सेक्शन 4 क्लॉज 4 करके लिखा हुआ है, 5, 5 2i, वो सब कट कर दो, आज के दिन सब खत्म हो गया। सीधा आज के दिन याद क्या रखना है, रन मेथड। सिचुएशन एंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है ना, उससे पहले जो भी लिखा हुआ है वो खत्म, आज के दिन पूरा बेटा खत्म। तो देखो सिंपल नेम क्लॉज में याद क्या रखोगे कि कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो दूसरे कंपनी के नाम के साथ मैच ना करे, कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो प्रोहिबिटेड नहीं हो, कंपनी के नाम में ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, कंपनी का नाम किसी दूसरे LLP के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। कुछ नाम में वर्ड्स इस्तेमाल करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। अगर तुमने कंपनी का नाम चेंज किया है तो तुम्हारा जो नाम है वो कंपनी के 3 साल तक डाटाबेस में रहेगा। तुम्हारी कंपनी का अगर डिसोल्यूशन हुआ है तो कंपनी का नाम 2 साल तक डाटाबेस में रहेगा। अगर कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हुआ है तो 20 इयर्स तक वो नाम क्या में रहेगा बेटा, डाटाबेस में रहेगा। याद रहेगा। चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज क्या है बेटा, नेम क्लॉज। दूसरा क्लॉज होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आप इसको स्टेट क्लॉज भी बोल सकते हो, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या होता है, कंपनी के सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है, बस स्टेट का नाम बताओ। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में, ओनली स्टेट का नाम होगा बेटा। यहां पे कोई एड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं लिखा होता, सीधा एक लाइन लिखा होता है, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, बस इतना लिखा होगा। और यहां पे कोई एड्रेस पिन कोड वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड क्लॉज में सिर्फ क्या लिखा होगा बेटा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट, और कुछ भी नहीं लिखा होगा। ध्यान से सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है कि जिस दिन कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसके विदिन 30 डेज, उसके विदिन 30 डेज में कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाना चाहिए, ठीक है। और इस बात की जानकारी ROC को दे देना है, कौन से फॉर्म में, INC 22। ध्यान से, रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ कभी भी आप छेड़खानी करोगे, चेंज करोगे, कुछ भी करोगे, INC 22 फाइल करना है जिस दिन छेड़खानी किया उसके 30 डेज में। याद रहेगा, जितनी बार तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ कोई बदलाव किया, कोई भी छेड़खानी किया, आपको 30 डेज के अंदर में INC 22 किसको फाइल करना है, ROC को फाइल कर देना है, क्या, INC 22। याद रहेगा, ठीक है। अब एक बात सुनो, लॉ मेकर ने क्या बोला कि जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसके 30 डेज में आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। उसके 30 डेज में आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। और इस बात की जानकारी किसको दे देना है, ROC को दे देना है। और सेकंड क्लॉज में सिर्फ क्या लिखना है आपको, स्टेट का नाम, कौन से स्टेट में कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है, और कुछ भी यहां पे आपको नहीं दिखाना है। याद रहेगा। चलिए जो थर्ड क्लॉज होता है वो होता है बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज। थर्ड क्लॉज कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट। यहां पे कंपनी का ऑब्जेक्ट बताना है, कंपनी कौन सा बिजनेस करने वाली है। और ऑब्जेक्ट में सिर्फ 2 बातें याद रखना, मेन ऑब्जेक्ट, क्या याद रखना है, मेन ऑब्जेक्ट प्लस इंसिडेंटल एंड एंसिलरी ऑब्जेक्ट। इंसिडेंटल एंसिलरी का मतलब क्या है, जो मेन को सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कार बनाना, लेकिन क्या वो टायर भी बनाते हैं, क्या, नहीं ना। क्या वो म्यूजिक सिस्टम भी बनाते हैं, क्या, नहीं ना। लेकिन अगर मान लो अब मुझे बताओ, कार अगर सेल करना है तो कार में AC भी लगी होनी चाहिए, कार सेल करना है तो कार में मिरर भी लगा होना चाहिए।
तो मुझे बताओ, टाटा कंपनी कल के दिन बोल रही है कि ठीक है हम मिरर अपना खुद का बनाएंगे, हम कांच अपना खुद का बनाएंगे, ठीक है, वो आपके मेन ऑब्जेक्ट के लिए क्या है बेटा, इंसिडेंटल। लेकिन टाटा कंपनी ये बोल सकती है कि नहीं नहीं, अपन जो है ना छोले भटूरे की दुकान भी खोल लेंगे, वो अदर ऑब्जेक्ट में आ गया। बोला आज के दिन वैसा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, मेन। और मेन को सपोर्टिव जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप कर सकते हो, मेन के सपोर्टिव जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? तो सिंपल क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपका मेन होगा, इंसिडेंटल और एंसिलरी होगा, मेन होगा, इंसिडेंटल और एंसिलरी होगा। समझना, ये चैप्टर तुम फ्राइडे वाली लेक्चर में पढ़ के आना। क्यों? आज हम सीख रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितना कंटेंट होता है। अगली क्लास में ये सीखने वाले हैं इनको चेंज कैसे करते हैं। अभी तो हम बनाना सीख रहे हैं कि क्या क्या होगा। अब मान लो फ्यूचर में कंपनी को नाम चेंज करना है, कैसे करो, तो उसके लिए ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ के आना, अगली क्लास में ये चैप्टर की बहुत नीड है। तो आज हम ओनली डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम में क्या कंटेंट है, आर्टिकल में क्या कंटेंट है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको ऑल्टर कैसे करना है। तो देखो, पहला क्या कौन सा क्लॉज होता है बेटा, नेम क्लॉज। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में सिर्फ कौन से ऑब्जेक्ट आपको बताने हैं, मेन ऑब्जेक्ट, इंसिडेंटल और एंसिलरी। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, जो आपका फोर्थ क्लॉज होता है बेटा, फोर्थ में लिखा होता है लाइबिलिटी। क्या लिखा होता है, लाइबिलिटी क्लॉज। आप याद कीजिए, जब अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी का बाइफर्केशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो सुनो, लाइबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा होगा, ओनली 4 बातें। 4 बातें एक साथ नहीं, कोई भी एक, ऐसा लिखा हो सकता है। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी मेंबर, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, मतलब वो कौन सी कंपनी हो गई, लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड, मतलब वो कौन सी कंपनी हो गई, अनलिमिटेड कंपनी हो गई। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्लॉज में सिर्फ 4 बातें लिखी होंगी। क्या कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है, या लिमिटेड बाय गारंटी है, या लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल है, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल है, या अनलिमिटेड कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब चारों पांचों एक साथ नहीं हो सकता बेटा, कोई भी एक होगा। लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है, गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल हो सकता है, गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। तो लाइबिलिटी क्लॉज में सिर्फ ये लिखा होता है कि आपकी लाइबिलिटी किस तरीके की है। ठीक है, 5वां क्लॉज होता है बेटा कैपिटल क्लॉज। 5वां क्लॉज क्या होता है, कैपिटल क्लॉज। इसमें कैपिटल लिखा होता है, लेकिन कैपिटल में कौन सा कैपिटल, ओनली ऑथराइज कैपिटल बेटा। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा कैपिटल जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में लगा सकती है। एक ऐसा कैपिटल जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में लगा सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। समझ में आया मैंने क्या बोला, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है ऐसा कैपिटल जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में लगा सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो आपका अगर कोई ऑथराइज कैपिटल है तो सिर्फ वो बताना है और कुछ भी नहीं। हमने याद है शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था, ऑथराइज के नीचे आता है इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड, फिर कॉल्ड अप, पेड अप, हमें वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, ओनली ऑथराइज। ये कंपनी के लाइफ टाइम में कितना पैसा रहेगा वो बताता है। ठीक है, इसके बाद जो छठा क्लॉज होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन एंड एसोसिएशन क्लॉज। इसमें ही प्रमोटर्स के नाम लिखे होते हैं विथ गारंटर। याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, प्राइवेट कंपनी होगा तो 2 प्रमोटर होंगे, पब्लिक कंपनी होगा तो 7 प्रमोटर होंगे। वही लोग इनिशियल शेयर्स लेते हैं, इसलिए उसका नाम क्या बोलते हैं हम, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। तो यहां पे सिर्फ किसका नाम लिखा होगा, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम का नाम लिखा होगा, जिन जिन लोगों ने शेयर्स सब्सक्राइब किया है इनिशियली। समझ में आया? तो ये 6 क्लॉज होते हैं बेटा कौन सी कंपनी में, किसी भी कंपनी में। लेकिन अगर 1% कंपनी होगा तो इस छठे क्लॉज के बाद एक क्लॉज और होगा बेटा, दैट इज नॉमिनी क्लॉज। इसको आप सक्सेशन क्लॉज ही बोल सकते हैं। नॉमिनी क्लॉज याद है, कल मैंने आपको समझाया था, जब भी कोई 1% कंपनी ओपन करेगा उसको अपने नीचे नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, बिना नॉमिनी के वो ओपीसी ओपन नहीं कर सकता। तो यहां पे किसका नाम लिखा होगा, नॉमिनी का नाम लिखा होगा। ठीक है, ये वाला याद रखना, 7वां वाला पॉइंट ओनली कौन सी कंपनी में होगा, ओपीसी में। तो ओपीसी में टोटल कितने पॉइंट होंगे, 7।
अदर देन ओपीसी में कितने पॉइंट होंगे? ओनली 6 तक। ठीक है, तो देखो पहला क्लॉज कौन सा होगा? नेम क्लॉज, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा लाइबिलिटी क्लॉज, पांचवा कैपिटल क्लॉज, छठा एसोसिएशन क्लॉज और सातवां सक्सेशन क्लॉज या नॉमिनी क्लॉज। ठीक है, इसके ऑर्डर को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके नोट्स में ये नॉमिनी रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज पेज नंबर 73 पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात और, जैसे ही कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाएगा, याद रखिएगा आपको अपना नेम पब्लिश करना होगा, होर्डिंग्स लगानी पड़ेगी, बोर्ड लगाना पड़ेगा, आपका जो क्या बोलते हैं उसको लेटर हेड बनाना पड़ेगा, इनवॉइस, सबके ऊपर कंपनी का नाम दिखना चाहिए। वो मैंने लिख दिया है पेज नंबर 74 के सबसे टॉप पे, पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। फिर देखिए आपको पॉइंट नंबर 3 दिख रहा, ऑब्जेक्ट क्लॉज करके, सिर्फ उसमें क्या लिखा होगा? कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट, इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट। फिर देखिए पॉइंट नंबर 4 में आपको लाइबिलिटी क्लॉज लिखा हुआ है। इस यहां पे सिर्फ क्या होगा? लाइबिलिटी। बताओ किस टाइप की लाइबिलिटी है? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल, गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, ये यहां पे लिखा होगा। पांचवें क्लॉज में सिर्फ क्या लिखा होगा बेटा? कंपनी का कैपिटल, वो भी कौन सा वाला कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल। कौन सा वाला कैपिटल? ऑथराइज। सबको बेटा पीडीएफ भेजा है, देखो पीडीएफ में पांचवा कैपिटल कौन सा होगा? कैपिटल क्लॉज होगा। छठा क्लॉज कौन सा होगा? एसोसिएशन, जहां पे किसके नाम लिखे होंगे? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। सेवंथ क्लॉज कौन सा होगा बेटा? सक्सेशन। कौन होगा उसमें? सिर्फ नॉमिनी का नाम लिखा होगा। और सेवंथ क्लॉज ओनली किसके लिए है? 1 पर्सन कंपनी के लिए। कोई डाउट? तो ये है बेटा मेमोरेंडम के 6 क्लॉज। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताओ। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होंगे? मिनिमम 2, तो इन 2 का नाम कहां लिखा होगा? छठे क्लॉज में। पब्लिक कंपनी के कितने मेंबर होंगे? मिनिमम 7, तो इन 7 का नाम कहां लिखा होगा? छठे क्लॉज में। ओपीसी में कितने मेंबर होंगे? मिनिमम 1, तो इस 1 का नाम कहां लिखा होगा? छठे क्लॉज में। और ओपीसी का जो नॉमिनी होगा उसका नाम कहां लिखा होगा? 7वें क्लॉज में। ठीक है, वही मैंने वहां पे फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से। थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी शैल बी साइंड बाय आइदर सब्सक्राइबर। ध्यान से, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो है कंपनी का वो साइन होना चाहिए। कौन साइन करेगा बेटा? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या करेगा बेटा? उसको साइन करेगा। कौन साइन करेगा? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या करेगा? उसको साइन करेगा। ठीक है, और उसके साथ में कौन अटैच होना चाहिए? एक विटनेस। कौन होना चाहिए? एक विटनेस। फिर उसका देखो, वेयर द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, मान लो अगर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट है। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट है। तो देखो क्या लिखा हुआ है? वेयर द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी साइन बाय द डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉई। ठीक है, ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट। Whether the subscriber is a limited liability partnership, तो कौन साइन करेगा? उसका बेटा एक पार्टनर होता है जिसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन साइन करेगा? डीपी साइन करेगा। आगे, अगर माइनर है तो वो सब्सक्राइबर नहीं बन सकता बेटा। माइनर क्या है? इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो वो सब्सक्राइबर नहीं बन सकता। अच्छा, अगर एचयूएफ सब्सक्राइबर है तो कौन साइन करेगा बताओ? कर्ता। एचयूएफ का हेड कौन होता है? कर्ता। मेमोरेंडम क्या है बेटा? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब इसको आपको पब्लिश करना होगा। ठीक है, और जब पब्लिश हो जाती है और जब भी कोई पर्सन कंपनी के साथ कांटेक्ट करता है तो हम ये मान के चलेंगे कि तुमने मेमोरेंडम पढ़ा है। तुम ये नहीं बोल सकते सर हमने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती। नेक्स्ट, द स्टैंप ड्यूटी। ध्यान से याद रखना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर बेटा स्टैंप ड्यूटी लगता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर क्या लगता है? स्टैंप ड्यूटी। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में आता है। मेमोरेंडम किसकी डेफिनेशन में आता है? इंस्ट्रूमेंट। तो उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा? स्टैंप ड्यूटी लगेगा। याद रहेगा? तो ये था बेटा ऑल अबाउट हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, याद हो गया मेमोरेंडम कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज। अदर देन ओपीसी 6 क्लॉज। कौन कौन से? नेम, फिर रजिस्टर्ड, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर लाइबिलिटी क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज और फिर एसोसिएशन क्लॉज, और लास्ट में ओपीसी के लिए नॉमिनी क्लॉज। क्लियर है? चलो अब हम आ रहे हैं बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो मैंने अभी आपको देखो ऊपर बोर्ड पे क्या लिखा है?
आर्टिकल इज नथिंग, इट जस्ट अ रूल बुक। आर्टिकल इज नथिंग, इट जस्ट अ रूल बुक, यानी ये प्लानिंग है। ये क्या है बेटा? प्लानिंग है। यानी जो हमने मेमोरेंडम में लिखा है ऑब्जेक्ट, उसको अचीव कैसे करना है, उसका गाइडलाइन कहां लिखा होगा? आर्टिकल में। कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल में लिखे गई बातों को एक्सीड करके काम नहीं कर सकती। अगर किया तो आगे अभी पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं उसको? अल्ट्रा वायरस। जितना आपने आर्टिकल में लिखा है आप उसी के दायरे में रह के काम करोगे, उससे एक्सीड करके आप कोई भी काम नहीं करोगे। अगर आपने किया तो वो किसकी डेफिनेशन में आएगा? अल्ट्रा वायरस की डेफिनेशन में आएगा। किसकी डेफिनेशन में आएगा? अल्ट्रा वायरस की डेफिनेशन में आएगा। याद रहेगा। तो मेमोरेंडम क्या है बेटा? मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट लिखा होता है, और आर्टिकल क्या है? उस ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करना है उसकी क्या लिखी होती है? प्लानिंग। तो एग्जाम देखो, लॉ में करने आर्टिकल की डेफिनेशन देखो, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच आर ओरिजिनली फ्रेम्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और बाद में उसको बार बार क्या किया गया? ऑल्टर किया गया। पेज नंबर 77 पे बेटा लिखा हुआ है, पेज नंबर 77 पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो मैंने क्या बोला? आर्टिकल क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी की प्लानिंग। और जिस टाइम हमने पहली बार बनाया वो भी आर्टिकल है, और इसमें बार बार हम अपने नीड के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, वो भी क्या है? आर्टिकल है। ठीक है। नटसेल आर्टिकल क्या कहलाता है? रूल बुक ऑफ द कंपनी। क्या कहलाता है? आर्टिकल रूल बुक ऑफ द कंपनी। अब देखिए, जिस तरीके से हमने मेमोरेंडम के फॉर्म सीखे थे कि कौन से हैं, वैसे आर्टिकल के भी है बेटा। तो देखो, आर्टिकल का फॉर्म कहां है? मेमोरेंडम का फॉर्म हमने कहां पे छोड़ा था? टेबल ई पे। आर्टिकल शुरू होता है बेटा टेबल एफ से। एफ है GHIJ। ठीक है। एफ में किसका लिखा हुआ है? सुनना, लिमिटेड बाय शेयर्स। एफ में किसका आर्टिकल है? लिमिटेड बाय शेयर्स का। जी में किसका है? लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल। जी में किसका है? लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल। एच में किसका है? लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। एच में किसका है? लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। सर आई में किसका है? अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल। और जे में किसका है? अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, एफ में किसका है? लिमिटेड बाय शेयर्स का। जी में किसका है? लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल। एच में लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। आई में लिमिटेड बाय गारंटी अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल। और जे में अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। देखो, टेबल ए से लेके ई तक में क्या दे रखा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एफ से लेके जे तक में क्या दे रखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप इसको चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। जनरली हम कभी भी नाम बोलते हैं तो पहले एमओए बोलते हैं और फिर एओए बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, लिमिटेड बाय शेयर्स का एमओए किस में है? ए में। और एओए किस में है? एफ में। तो सीधा आप बोल सकते हो एएफ। ठीक है। अच्छा, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल। मुझे बताओ, इसका मेमोरेंडम किस में है बेटा? सी में। ठीक है। एंड आर्टिकल किस में है? जी में। तो इसको सीधा याद रखो, CG। लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, इसका मेमोरेंडम किस में है बेटा? बी में। और आर्टिकल किस में है? एच में। तो इसको याद रखो, BH। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, इसका मेमोरेंडम किस में है बेटा? ई में। और आर्टिकल किस में है? आई में, यानी EI। ठीक है। आगे, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, इसका मेमोरेंडम किस में बेटा? डी में। और आर्टिकल किसने में है? जे में, DJ। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। कभी भी हम नाम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो AF, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल है तो CG, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल है तो BH, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल है तो EI, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल है तो DJ। ऐसे याद रखोगे, सिंपल। आपसे किसी ने पूछा लिमिटेड बाय शेयर्स का मेमोरेंडम आर्टिकल का फॉर्म बताओ, तो सीधा क्या बोलोगे? AF।
लिमिटेड बाय शेयर्स का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बताओ, तो सीधा क्या बोलोगे एफ। ए में क्या है मेमोरेंडम, एफ में क्या है आर्टिकल। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल का बताओ, तो क्या बोलोगे सीजी। सी में क्या है मेमोरेंडम, जी में क्या है आर्टिकल। लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल का क्या है बी एच, बी में क्या है मेमोरेंडम, एच में क्या है आर्टिकल। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल का क्या है ई आई, ई में क्या है मेमोरेंडम, आई में क्या है आर्टिकल। लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल क्या है डीजे, डी में क्या है मेमोरेंडम, जे में क्या है बेटा आर्टिकल। ऐसे याद रखो, कोई डाउट। चलिए अब एक बात समझना, जब भी आप मेमोरेंडम बनाओगे, जब भी आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा बनाओगे, एओए बनाओगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहला पॉइंट ही आप ये लिखना, टेबल एफ की जितनी बातें लेनी थी मैंने ले ली, अब टेबल एफ मेरे ऊपर नहीं लगेगा, ये लिखना जरूरी है। अगर तुमने ऐसा नहीं लिखा तो टेबल एफ जो है ना बेटा वो मैंडेटरी है। कोई चीज तुमने अपने आर्टिकल में नहीं लिखा और वही चीज टेबल एफ में लिखा हुआ है, तुम्हारे ऊपर लग रहा है। तुम ये नहीं बोलोगे कि सर मैंने तो अपने आर्टिकल में नहीं लिखा, तो बेटा तूने टेबल एफ को साइलेंट क्यों नहीं कर दिया। तो ये पहला क्लॉज जो होता है ना वो एक्सक्लूजन क्लॉज होता है, उसमें सबसे पहले ये लिखना होता है कि टेबल एफ की जितनी बातें लेनी थी मैंने ले ली, अब इसके बाद टेबल एफ के प्रोविजन मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखा हुआ है एक्सक्लूजन क्लॉज, पेज नंबर 78 पे, एक्सक्लूजन होली और पार्टली ऑफ टेबल एफ। क्लियर है। अब इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है आर्टिकल में, तो बोला तुम्हारी कंपनी का गाइडलाइंस लिखो। तुम्हारे कंपनी का क्या लिखो गाइडलाइंस लिखो। फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी का प्री एक्सपेंस कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, तुम्हारी कंपनी के वैल्यू ऑफ शेयर्स कितने होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, शेयर्स को अलॉट कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये सारी बातें आपको आर्टिकल में दिखानी। तो जो भी आपका रूल है रेगुलेशन है वो सारा यहाँ पे जस्ट मैंने एक आइडिया आपको दिया है कि आर्टिकल में क्या क्या लिखा जाता है। कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है बेटा, जस्ट आपको एक आइडिया दिया है। तो पेज नंबर 78 और 79 के टॉप पे देखो टोटल मैंने कितने आइटम दे रखे हैं, 33 आइटम्स दे रखे हैं कि ऐसे चीजें आर्टिकल में लिखी होती है। आर्टिकल सबसे मोटा बनता है बेटा, क्योंकि मेमोरेंडम में तो सिर्फ 6 होंगी और आर्टिकल में क्या होगा पूरी दुनिया जहान की बातें होगी कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता। आ रही है बातें समझ में। अब आर्टिकल के रिगार्डिंग बेटा दो बातें ध्यान से, सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर्टिकल के रिगार्डिंग दो सेक्शंस बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सुनो इधर, सेक्शन 5 और सेक्शन नंबर 6, सेक्शन 5 और सेक्शन नंबर 6 किसका पढ़ रहे हैं हम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। सुनो सेक्शन 5 क्या बोलता है, अगर तुम आर्टिकल में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिखना चाहते हो, कोई हार्डर प्रोविजन डालना चाहते हो, तो वो प्रोविजन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालो, या फिर आप बाद में अगर वो प्रोविजन डालना चाहते हैं तो यू कैन, बट उसके लिए शेयर होल्डर से परमिशन लेके आनी पड़ेगी बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये है बेटा सेक्शन नंबर 5, इसको बोलते हैं इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन अगर आप आर्टिकल में लिखना चाहते हैं, कोई भी हार्डर प्रोविजन अगर आर्टिकल में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, लेकिन इसके लिए आपको पूछना किससे पड़ेगा, शेयर होल्डर से। ठीक है, देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ, पेज नंबर 79 पे हूं मैं। सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट the article may contain provision for entrenchment to the effect that a specified provision of the article may be altered only if condition or procedure as that are more restrictive than those applicable in the cases of a special resolution। अगर आप कोई भी प्रोविजन डालना चाहते हैं जो आपका स्ट्रिक्ट है, आप डालिए, लेकिन उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, 5(4) provides that the provision for entrenchment shall only be made either on formation of company or by any amendment in the article agreed by all the members of the company। और अगर all the members नहीं है तो क्या लगेगा, SR लगेगा। अब याद कीजिए लास्ट क्लास में हमने जनरल मीटिंग पढ़ा था, जनरल मीटिंग का सेक्शन नंबर 117 किसको डील कर रहा था, कब हमें SR फाइल करना है। उसके थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ था कि अगर कोई रेजोल्यूशन ऐसा है जहां पे सारे मेंबर्स की परमिशन चाहिए और अगर सारे मेंबर की परमिशन नहीं मिल पा रही है तो क्या चाहिए कम से कम, SR, तो उसका भी MGT 14 लगता है। ये वही वाला पॉइंट है।
तो यहां पे भी क्या लगेगा, MGT 14। तो सेक्शन 5 में याद रखना यहां भी MGT 14 लगता है। किसको भेजोगे, ROC को। कितने दिनों के अंदर में, विद इन 30 डेज। ठीक है, तो सिंपल सेक्शन 5 को कैसे याद रखोगे, अगर आप कोई इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालना चाहते हैं अपने किसमें बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, बिंदास डालिए, लेकिन आपको याद क्या रखना है, उसके लिए सारे मेंबर की परमिशन होनी चाहिए, और अगर सारे मेंबर का परमिशन नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम क्या होना चाहिए बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन। और इसकी कॉपी किसको फाइल करोगे, ROC को फाइल करोगे। कौन से फॉर्म में फाइल करोगे, MGT 14। कितने दिन में, 30 डेज। क्लियर, दिस इज सेक्शन नंबर 5। अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 6 की बात करते हैं। सर 3 चीजें मैं लिख रहा हूं, यह है आपका एक्ट, और यहां पे लिख रहा हूं MOA एंड AOA। सेक्शन 6 का अगर आप हेडिंग पढ़ोगे तो सेक्शन 6 ये बोलता है एक्ट ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। सुननी किसकी है बेटा, ओनली एंड ओनली एक्ट की, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की नहीं सुननी। जब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की सुननी ही नहीं है तो बनाया ही क्यों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की सुननी ही नहीं है तो बनाया क्यों, आप सीधा सीधा एक्ट लगा देते। ठीक है, तो सेक्शन 6 में लॉ मेकर ने बोला हमसे एक मिस्टेक हो गई, हम ऐसे रिजिड नहीं हो सकते। एक बात मुझे बताओ, क्या एवरी टाइम पेरेंट्स सही होते हैं, समटाइम चाइल्ड भी सही होते हैं। ठीक है, अब हर एक टाइम अगर पेरेंट अपनी चलाएंगे तो चाइल्ड का क्या होगा, ब्रेन वॉश होगा, उसको अपना माइंड नहीं लगा पाएगा वो। इसलिए लॉ मेकर ने यहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट किया। ध्यान सुना, अमेंडमेंट क्या है बेटा, नॉर्मली प्रोविजन क्या बोलता है कि ऑलवेज सुननी किसकी है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की नहीं सुननी, ये नॉर्मल प्रोविजन है। बट सेक्शन 6 का एक्सेप्शन क्या बोलता है, 2 केसेस में हम एक्ट की तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। किसकी सुनेंगे, अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की। कब, ध्यान सुना, जब एक्ट किसी मैटर पे साइलेंट है, मतलब एक्ट में उस चीज का कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ, मैंने अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में वो चीज लिखा है और उसकी वजह से मेंबर का राइट और बेटर हो रहा है, मेंबर के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तो मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, लॉ मेकर को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, करो बेटा बिंदास करो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो मेंबर्स के भले के लिए। ठीक है, ये ऐसे मैंने कब बोला, एक्ट क्या है, साइलेंट है। अच्छा, एक्ट साइलेंट तो नहीं है, ये कुछ तो बोल रहा है, लेकिन ये जो बातें बोल रहा है ये लाइटर प्रोविजन बोल रहा है, मतलब इतना उस बात में दम नहीं है। लेकिन मैंने अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में जो बात लिखी है उसमें बहुत ज्यादा दम है। कहने का मतलब क्या, एक्ट जो बोल रहा है उससे कम लोगों का राइट सिक्योर हो रहा है, लेकिन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की वजह से ज्यादा लोगों का राइट सिक्योर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जनरली बेटा कंपनी लॉ में क्या लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन जब भी पास होगा या तो 75% या तो 50%। मान लो किसी कंपनी का आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि हम कोई भी डिसीजन तब लेंगे जब 100% मेजॉरिटी होगी। मुझे बताओ आर्टिकल में सही लिखा है या फिर एक्ट में? 100% का मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्लास पोस्टपोन करूंगा जब सारे बच्चे हाँ बोलेंगे तो करूंगा। इसका मतलब क्या, 100% मेजॉरिटी का ले रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि 75 या 50 ले रहा हूं। अब अगर मान लो 50 लिया तो जिसका नहीं सुना वो बच्चे नाराज, लेकिन 100 लिया तो यस सबकी सुनी जा रही है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, कभी किसी चीज के लिए मान लो एक्ट में लाइटर प्रोविजन है, इतनी दमदार बातें नहीं लिखी हुई है, लेकिन इसी चीज में तुमने आर्टिकल में अच्छी बातें लिखी है और जिसकी वजह से शेयर होल्डर का राइट और अच्छा हो रहा है, तो तुम किसकी सुनोगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की। आ रही है बातें समझ में? तो देखो सेक्शन 6 सिंपल क्या बोलता है, एक्ट ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बट सम टाइम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ओवरराइड द एक्ट। क्या बोला मैंने, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ओवरराइड द एक्ट। सम टाइम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल क्या होता है बेटा, ओवरराइड करता है किसको, एक्ट को। जनरल प्रोविजन क्या है, एक्ट ओवरराइड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बट सम टाइम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ओवरराइड द एक्ट। पक्का, कोई डाउट? तो ये है बेटा आपका सेक्शन नंबर 5 और 6। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सेक्शन 5 और 6। आपके नोट्स में देखिए पेज नंबर 75 पे ही सेक्शन 5 लिखा हुआ है और सेक्शन 6 लिखा हुआ है। उसके बाद एक टॉपिक जो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का डिफरेंस, वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा और ये डिफरेंस रट के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में 5 नंबर का आता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का डिफरेंस। क्लियर है? चलिए अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 10।
क्या पढ़ रहे हैं हम? सेक्शन नंबर 10। इसको बहुत ही ध्यान से देखना। लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का लीगल इफेक्ट क्या है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का लीगल इफेक्ट क्या है? ध्यान से सुनो बेटा। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के 4 लीगल इफेक्ट है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के क्या है बेटा? 4 लीगल इफेक्ट्स हैं। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के क्या है? 4 लीगल इफेक्ट्स हैं। कौन कौन से लीगल इफेक्ट है सुनना। मेंबर बाउंड टू, मेंबर, मेंबर बाउंड टू मेंबर। दूसरा, कंपनी बाउंड टू मेंबर। तीसरा, मेंबर बाउंड टू कंपनी। और चौथा, कंपनी डज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। अगर एक बार तुम्हारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बन गया तो उसके 4 लीगल इफेक्ट आएंगे बेटा। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बन गया तो उसके ये 4 लीगल इफेक्ट आएंगे। कौन कौन से लीगल इफेक्ट आएंगे? ध्यान से। पहला, मेंबर बाउंड टू मेंबर, कंपनी बाउंड टू मेंबर, मेंबर बाउंड टू कंपनी, और कंपनी डज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। अब जब हमने लॉ मेकर से पूछा सर इसका मतलब क्या है ये तो बता दो, तो लॉ मेकर ने इसके बारे में साइलेंट हो गए, कुछ नहीं बोला। फिर हमें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट से पता चला कि ये क्या बोलना चाहते हैं। पूछो। लास्ट में पूछता हूं। क्या कुछ डाउट है? ज्यादा नहीं, 2-3 डाउट्स है, वो लास्ट में। ओ, इतनी बातें समझ में आ गई? क्या बोल रहा है? मेंबर बाउंड टू कंपनी, बाउंड टू मेंबर, मेंबर बाउंड टू कंपनी, और कंपनी डज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। सबके लिए मेरे नोट्स में एक एक केस लॉ लिखा हुआ है, उसी केस लॉ से समझेंगे कि क्या इसका मतलब है। तो देखो, पहला पॉइंट आपको लिखा हुआ मेंबर बाउंड टू कंपनी, यानी मेंबर कंपनी के लिए बाउंड हो जाएंगे। अगर एक बार आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो कंपनी जो बोल रही है वो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जब भी कोई पर्सन कंपनी का मेंबर बनता है तो हम मान के चलते हैं कि तुमने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ा है। नहीं पढ़ा तुम्हारी गलती। ठीक है, देखो वहां पे केस हुआ था बेटा बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील एंड ब्रदर्स कंपनी का। किसका केस हुआ था? बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील एंड ब्रदर्स। देखो इस कंपनी में क्या हुआ था। बोरलैंड ट्रस्टी के केस में हुआ क्या था? एक बंदा था मेंबर, कंपनी के आर्टिकल में यह लिखा हुआ था कि जब भी कोई मेंबर इंसॉल्वेंट होगा, जब भी कोई मेंबर इंसॉल्वेंट होगा तो वो अपना जो उसका शेयर्स होगा वो बेच तो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो मैं किसी कंपनी का मेंबर हूं, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हूं? नहीं। तो आर्टिकल में क्या लिख दिया कि ठीक है तुम्हारे भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो जिस प्राइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा उसी प्राइस पे आपको सेल करना होगा, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें एक बंदा था बेटा, उस पर्सन ने क्या बोला कि सर मैं बाउंड नहीं हूं। क्या वो ऐसा बोल सकता है? जब आप कंपनी के मेंबर बने हो यू विल बी बाउंड फॉर दैट। तो ये केस एग्जाम में बेटा सैकड़ों बार पूछ चुका। सीधा सीधा केस आ जाता है कि बेटा बताओ बोरलैंड ट्रस्टी का फैक्ट क्या था। समझा? क्या फैक्ट था? मेंबर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था कि जब भी कोई मेंबर इंसॉल्वेंट होगा तो वो क्या करेगा? शेयर्स को सेल तो कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्यों ऐसा? बिकॉज एक इंसॉल्वेंट बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो क्या वो कंपनी की मेमोरेंडम की बात सुनेगा? यस, सुनना पड़ेगा। तो कौन सा हमने पढ़ लिया? कंपनी सॉरी मेंबर बाउंड टू कंपनी, ये है ना? मेंबर बाउंड टू कंपनी। चलो दूसरा देखो, लिखा हुआ है कंपनी बाउंड टू मेंबर। इसमें देखो केस हुआ था, केस का नाम था वुड वर्सेस ओडिशा वाटर वर्क्स। इस केस में क्या लिखा हुआ था कि कंपनी के आर्टिकल में यह लिखा हुआ था कि कंपनी ह्यूज डिविडेंड देगी। कंपनी क्या देगी बेटा? डिविडेंड देगी। पता है कंपनी ने क्या किया? डिविडेंड ना देके बोनस दिया। चलेगा? नहीं भाई, डिविडेंड मेरा हक है, तू डिविडेंड दे दे, और तेरे पास ज्यादा पैसा है तो बोनस भी दे दियो। लेकिन तू ऐसा बोलेगा कि डिविडेंड ना दे के, डिविडेंड नहीं दे रहा हूं मैं तुझे बोनस दे रहा हूं, चलेगा? नहीं भाई, डिविडेंड तो मेरा हक है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे क्या चाहिए? डिविडेंड। तो डिविडेंड मेरा हक है। तो लॉ मेकर सिंपल क्या बोल रहा है कि सर
यहां पे कौन बाउंड हो जाएगा? कंपनी बाउंड हो जाएगा। किसके लिए? मेंबर्स के लिए। उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा पैसा है तो बोनस दे दीजिए। हम आपसे बोनस जबरदस्ती नहीं मांग रहे, लेकिन डिविडेंड तो पक्का लेके रहेंगे। तीसरा है बेटा मेंबर बाउंड टू मेंबर। एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए क्या हो जाता है बेटा? बाउंड हो जाता है। देखो वहां पे आपको एक और केस दिख रहा, रेफेल्ड वर्सेस हैंड का। देखो केस में क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूं? मेंबर बाउंड टू मेंबर। ध्यान से, रेफेल्ड वर्सेस हैंड के केस में क्या हुआ था? एक कंपनी थी जिसके आर्टिकल में यह लिखा हुआ था जब भी कोई मेंबर अपना शेयर्स बेचना चाहता है वो सबसे पहले ऑफर करेगा अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, ठीक है? और जब वो मना कर दे या वो ना ले पाए तो आप मार्केट में शेयर्स को बेच सकते हो, ठीक है? तो ध्यान सुनो, इस कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। इस कंपनी का क्या था? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर भी था और कंपनी का मेंबर भी था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर भी था और कंपनी का मेंबर भी था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना मेंबरशिप छोड़ रहा था, तो अपना शेयर्स बेच रहा था, तो उसने शेयर्स को आउटसाइड मार्केट में बेचने की कोशिश की। क्या वो ऐसा कर पाएगा? नहीं। तो एक मेंबर ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, बोला सर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? पहले हमें ऑफर दो, हम ना ले तो बाहर दे देना, ठीक है? तो वो क्या बोलने लगा? मैं डायरेक्टर हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो मेंबर क्या बोल रहा है? भैया तुम डायरेक्टर हो ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्टर की कैपेसिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एज ए मेंबर यू आर द बाउंड टू द कंपनी। आ रही है बातें समझ में? लास्ट देखो लिखा हुआ है मेंबर डज नॉट बाउंड टू कंपनी डज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। कंपनी डज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। बहुत ही फेमस केस है बेटा। केस का नाम देखो वहां पे लिखा होगा एलए वर्सेस पॉजिटिव लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? इस केस में क्या होता सुनना। एक कंपनी थी जिसने किसी पर्सन को अपॉइंट किया था सोलिसिटर। सोलिसिटर समझते हो? एडवोकेट, ठीक है? एक पर्सन को क्या अपॉइंट किया था बेटा? सोलिसिटर फॉर द लाइफ टाइम। और उसके एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि मैं तुझे तब तक बाहर नहीं निकालूंगा जब तक कि तो कोई मिसकंडक्ट ना करे, जब तक कि तुम कोई मिसकंडक्ट नहीं करोगे। अगर तुमने मिसकंडक्ट किया तो ही मैं तुझे बाहर निकालूंगा, अदरवाइज मैं तुझे बाहर नहीं निकालूंगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से हुआ क्या। लॉ मेकर ने क्या बोला कि जब तुम कोई मिसकंडक्ट करोगे तो ही मैं तुम्हें क्या करूंगा बेटा? बाहर निकालूंगा। एक्चुअली उस पर्सन ने, जो एडवोकेट था, उसने क्या किया? कंपनी में एडवोकेट बनने के बाद उसने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है? अब क्या बन गया? कंपनी का मेंबर ही बन गया, ठीक है? अब हुआ क्या कि उसने एक दिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया। तो मुझे बताओ उसके एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था? अगर तूने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया तो मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगा। तो कंपनी ने उसको एज ए एडवोकेट बाहर निकाल दिया। अब वो क्या बोलने लगा कि भाई तू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी का मेंबर भी हूं, और कंपनी जो वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, मेंबर अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। कंपनी ने बोला भैया मैं जानता हूं तू कंपनी का मेंबर है, लेकिन मैं तुझे मेंबर की पोस्ट से नहीं बोल रहा। कौन सी पोस्ट से बोल रहा हूं? सोलिसिटर। और एज ए सोलिसिटर यू आर द आउटसाइडर ऑफ द कंपनी। एज ए मेंबर यू आर द इनसाइडर, बट एज ए सोलिसिटर यू आर द आउटसाइडर। चलो निकलो यहां से। उसने केस फाइल कर दिया। क्या वो केस जीतेगा? बिल्कुल नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड नहीं होती है। याद रहेगा ये चारों केस बेटा बहुत जोरदार है। एग्जाम में सीधा सीधा ये केस आ जाता है, तो आपको एक केस लिख के आना पड़ेगा। समझ में आ गया? चारों इफेक्ट समझ में आ गए? पहला क्या पर हमने? मेंबर बाउंड टू मेंबर, दूसरा कंपनी बाउंड टू मेंबर, तीसरा मेंबर बाउंड टू कंपनी, और चौथा कंपनी डज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। कंपनी बाहर वालों के लिए बाउंड नहीं होती है, ठीक है? अब हम 3 डॉक्ट्रिन्स पढ़ने वाले हैं बेटा। एक पढ़ेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, फिर पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, फिर पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और फिर पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। बस ये 4 टॉपिक अपन को और पढ़ना, फिर ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, कौन से 4 टॉपिक पढ़ने? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और लास्ट डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, ठीक है? चलिए चारों डॉक्ट्रिन को बहुत ध्यान से समझना। पहले बात करते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है सिंपल, बियॉन्ड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकतें की जो तुम्हारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बियॉन्ड है, उसको हम क्या मान लेंगे? अल्ट्रा वायरस।
अगर तुमने कोई भी ऐसे हरकतें की जो तुम्हारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के क्या है बेटा, बियॉन्ड है, तो उसको मैं सीधा क्या मान लूंगा, अल्ट्रा वायरस। ठीक है, लेकिन लॉ मेकर ने अल्ट्रा वायरस के कुछ एक्सेप्शंस बताए। बोला कि ये लगता तो है कि ये अल्ट्रा वायरस है, बट ये टेक्निकली अल्ट्रा वायरस नहीं है। लुक्स लाइक अल्ट्रा वायरस बट इट्स टेक्निकली नॉट। तो आप उसको अल्ट्रा वायरस की डेफिनेशन में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, अब मैं बेटा जब भी ये टॉपिक समझाता हूं तो मैं अल्ट्रा और इंट्रा बोलूंगा। इंट्रा का मतलब कर सकता है, अल्ट्रा का मतलब नहीं कर सकता। तो समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब कौन सा काम कंपनी नहीं कर सकती है। ठीक है, कौन सा काम होता है, ऐसा काम जो कंपनी अपने आर्टिकल और मेमोरेंडम को एक्सीड करके कर रही है। मतलब आर्टिकल ने बोला नहीं वो करने को, मेमोरेंडम ने बोला नहीं वो करने को, फिर भी वो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस। लेकिन कुछ काम लगते हैं कि वो अल्ट्रा वायरस है, बट वो टेक्निकली अल्ट्रा वायरस नहीं होता है। तो आपके एग्जाम में बेटा एक्सेप्शंस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या अल्ट्रा वायरस नहीं है। आ जाइए बेटा पेज नंबर 82 पे आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर। अगर कोई काम ऐसा है जो डायरेक्टर के कैपेसिटी के तो बियॉन्ड है, बट वो कंपनी के कैपेसिटी के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी लोन ले सकती है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टर को यह बोला था, डायरेक्टर जब तुम अपनी औकात में लोन लोगे तो मैक्सिमम 30%। तो अगर कंपनी लोन ले रही है 50%, इसका मतलब क्या, डायरेक्टर अपनी पावर को तो एक्सीड कर रहा है, लेकिन क्या कंपनी की पावर एक्सीड हो रही है, नहीं। कंपनी लोन ले सकती है, मान लो कंपनी पूरा 100% लोन ले सकती है, जितना पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व है, उतना लोन ले सकती है कंपनी। ठीक है, लेकिन डायरेक्टर के ऊपर लिमिट है कि डायरेक्टर इससे ज्यादा लोन नहीं ले सकता। डायरेक्टर किसके लिए काम कर रहा है, कंपनी के लिए, तो डायरेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि भैया तुम अपनी कैपेसिटी में इससे ज्यादा कंपनी के लिए लोन नहीं ले सकते। लेकिन क्या कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं। समझ में आया। तो अगर कोई काम ऐसा है जो डायरेक्टर अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कर रहा है, लेकिन वही काम कंपनी के लिए विद इन है, तो इसको हम अल्ट्रा वायरस नहीं बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके घर का देता हूं। साहिल ने पापा के पॉकेट से 100 रुपए निकाले, और उसको निकालने के बाद इसने मिल्कमैन का पेमेंट कर दिया। कुछ गलत किया क्या, नहीं ना। पापा की लायबिलिटी तो कम हुई, नो डाउट जेब से पैसा निकालना बिना परमिशन के गलत है, लेकिन क्या उसने उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया, नहीं ना। तो बोला ये अल्ट्रा वायरस नहीं है। ठीक है, तुमने विदाउट परमिशन पैसा निकाला, दैट इज रॉन्ग, बट तुमने पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, मैं इसको इंट्रा वायरस मान लेता हूं। समझा। आगे देखो सेकंड पॉइंट, इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल बट इंट्रा वायरस द मेमोरेंडम। भाई कोई काम अल्ट्रा वायरस है किसके, आर्टिकल के, लेकिन मेमोरेंडम बोलता है नहीं ये काम कर सकते हो। तो सिंपल तरीका क्या है उस काम को करने का, आर्टिकल को अल्टर करो, लिख दो उसमें कि हम ये काम कर सकते हैं, कर लो। समझा। लेकिन मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके करते तो क्या हो जाता, अल्ट्रा वायरस। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आर्टिकल के बियॉन्ड तो है लेकिन मेमोरेंडम के विद इन है, तो ये अल्ट्रा वायरस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, इफ एन एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इरेगुलरली डन। कोई काम है जो कंपनी के पावर में तो है, लेकिन काम करने का एक तरीका होता है ना भाई, आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो। समझ में आ रहा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, अगेन इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, इफ अ कंपनी टेक्स अल्ट्रा वायरस लोन एंड यूज इट टू डिस्चार्ज द इंट्रा वायरस डेट। मान लो कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने 2 लोन लिए। एक लोन जो पहले लिया वो अपने पावर के विद इन लिया, ठीक है, और कंपनी ने अब दूसरा लोन लिया, वो पावर के बियॉन्ड चला गया। लेकिन जो लोन सेकंड लिया जो पावर के बियॉन्ड गया, उस लोन का इस्तेमाल पहले वाले लोन को चुकाने में किया। तो क्या कुछ गलत किया, देखा जाए सेकंड लोन पावर के बियॉन्ड लिया, गलत है, लेकिन आपने उस सेकंड लोन का इस्तेमाल गलत जगह पे तो नहीं किया ना, कंपनी की पहले वाली लायबिलिटी खत्म कर दी। तो जब पहले वाली लायबिलिटी खत्म हो गई तो अब ये जो लोन है वो तो लिमिट में आ गया ना, क्योंकि पहले वाला लोन तो कुछ रहा नहीं, लोन खत्म, अब वो दूसरी लोन क्या हो गई, कंपनी के लिमिट में आ गई। तो बोला ये अल्ट्रा वायरस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, द लेंडर ऑफ द मनी टू अ कंपनी अंडर अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट हैज अ राइट टू मेक द डायरेक्टर पर्सनली लायबल। ध्यान से बेटा, ये बहुत जोरदार पॉइंट है। अगर डायरेक्टर कोई अल्ट्रा वायरस लोन देता है, मतलब अपनी पावर को एक्सीड कर रहा है, तो मुझे बताओ जिसने लोन दिया है वो तो रिकवरी करेगा ना अपना अमाउंट, किससे करेगा, बोला डायरेक्टर से करो पर्सनली, कंपनी से तुम नहीं कर पाओगे।
कंपनी से तुम नहीं करोगे, किससे करोगे? डायरेक्टर से पर्सनली करोगे। लेकिन सामने वाले इंसान को ये बात प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर ऐसा गलत कर रहा है। तब अगर सामने वाले इंसान को पता है कि वो गलत कर रहा है फिर भी लोन दे रहे हो तो गलती किसकी? सामने वाले इंसान की ना भाई। जब तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है तो फिर क्यों उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हो? आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, इफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मेक्स अ पेमेंट अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी ही कैन बी कंपेल्ड टू रिफंड इट। अगर डायरेक्टर कोई पेमेंट करता है जो उसके पावर में नहीं है तो कंपनी क्या बोलेगी? ठीक है भैया, तूने कौन सा पेमेंट किया, तेरी औकात नहीं थी, तूने पे कर दिया, चल अपने सैलरी में से मुझे भरपाई कर, क्योंकि हमने तो तुझे नहीं दिया था ना पावर कि तू ये काम कर सकता है। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो समझ में आया अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस क्या होता है? इंट्रा वायरस मतलब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के विद इन रह के काम करना, और अल्ट्रा वायरस का मतलब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बियॉन्ड जाके काम करना। तो क्या मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बियॉन्ड जाके काम कर सकते हैं? नहीं। जो भी काम करेंगे वो क्या होना चाहिए? विद इन होना चाहिए। कोई डाउट? चलिए अब आ जाते हैं बेटा, एक केस हुआ था, बहुत फेमस केस पढ़ रहे बेटा इसी का, अल्ट्रा वायरस का, एसब्यूरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची। ठीक है, बहुत ही फेमस केस है बेटा। देखो केस में हुआ क्या था, एक कंपनी थी बेटा एसब्यूरी रेलवे कैरेज। ठीक है, उस केस में क्या हुआ था सुनना। उस कंपनी के मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ था कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो है कंस्ट्रक्शन का, लाइक वो कैनल्स बना सकती है, ब्रिज बना सकती है, डैम बना सकती है, ठीक है, रेलवे ट्रैक ले डाउन कर सकती है। ऐसा उसका क्या था बेटा? ऑब्जेक्ट था। एक पर्सन था मिस्टर रिची। मिस्टर रिची एक दिन इस कंपनी के पास आता है और क्या बोलता है कि सर मैं बेल्जियम में एक रेलवे ट्रैक लगाने की सोच रहा हूं, सो मुझे आपकी कंपनी की तरफ से कुछ फाइनेंस की हेल्प चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, कंपनी ने मेमोरेंडम उस टाइम नहीं देखा, आर्टिकल नहीं देखा, और कंपनी के डायरेक्टर ने हाँ भर दी, बोला ठीक है आप शुरू कीजिए काम, हम आपको फंड देंगे। ठीक है, लेकिन बाद में कंपनी के डायरेक्टर ने जब आर्टिकल को देखा तो आर्टिकल में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि कंपनी कंस्ट्रक्शन तो कर सकती है लेकिन लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती। क्यों? आपकी कंपनी रियल एस्टेट है तो आप रियल एस्टेट वाले काम करोगे या लोन दोगे? रियल एस्टेट वाले। जबकि रिची क्या मांगने को आया था? फाइनेंस। ठीक है, तो जब इन्होंने आर्टिकल देखा तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, बोला हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर हमने दे दिया तो क्या हो जाएगा? ये अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? इसके लिए पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। हुआ क्या कि जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो मिस्टर रिची क्या बोल रहा है कि सर ये बात तो आपको पहले देखनी चाहिए थी, अब आपने मुझे कर दिया, मैंने ऑलरेडी वेंडर से इतने आर्टिकल ले चुका हूं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। तो बोला अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रिची ने केस फाइल कर दिया। जब रिची ने केस फाइल कर दिया तो कोर्ट का कहना यह आया कि मिस्टर रिची आप भी रॉन्ग है। क्यों? आप अगर कंपनी के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज कि आपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ी है। ठीक है, आपने अगर कंपनी को ये बोला कि मुझे फाइनेंस चाहिए तो आपने भी तो मेमोरेंडम पढ़ा होगा। तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? कंपनी बिजनेस कर सकती है कंस्ट्रक्शन का, नॉट लेंडिंग एंड बोरोइंग का। तो आपने क्यों नहीं देखा? गलती तो आपकी भी है। आ रही है बातें समझ में या नहीं? अब मुझे बताओ, क्या डायरेक्टर को यहां पे लाइबल करेंगे? नहीं। डायरेक्टर लोन दे देता तब लाइबल हो जाता, लेकिन यहां पे लोन दिया क्या? नहीं। लोन से पहले ही क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तो ये केस बेटा बहुत फेमस है, एज इट इज सीधा 5 नंबर में केस पूछ देता है, एसब्यूरी रेलवे कैरेज का केस एक्सप्लेन करो, याद रहेगा। यही केस बताता है कि क्या चीज अल्ट्रा वायरस है और क्या चीज इंट्रा वायरस है। चलिए अब आते हैं पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। चलो इसको पहले जनरल बातों से समझाता हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसका मतलब क्या है? लोगों को पता है, लोगों को पता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करता हूं कि 7:30 लेक्चर है, ये आपको पता है। अब कोई 7:40 आ रहा है, कोई 45 आ रहा है, कोई 8 आ रहा है, कोई 8:30 आ रहा है, भाई उनकी गलती ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, मैं तो अपने टाइम पे रहूंगा ना। तो अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि भैया अगर तुम्हें पता है, अब सबको ये पता है कि अमित सर टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं, अब कोई बच्चा 10 मिनट लेट आया, उसका 10 मिनट का आगे वाला पोर्शन छूट गया, बाकी का नहीं समझा, गलती किसकी? अमित सर की ना, क्योंकि अमित सर ने टाइम पे क्यों स्टार्ट किया? टाइम पे क्यों स्टार्ट किया अमित सर ने? कम से कम 10 मिनट का ग्रेस तो होना चाहिए। काहे का ग्रेस बेटा?
7:30 मीन्स 7:30, 8 मीन्स 8। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बट ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी मस्ती मस्ती में कर रहे हो ना। जब जॉब होगा ना और जब 9:30 का जो पंचिंग टाइम होता है ना, और जब वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगाना होता है, और जब 9:30 की जगह 9:30 का 31 का थंब इम्प्रेशन लगेगा, और जब सीधा सैलरी उस दिन की आधा कटेगी ना, तो दिल बाहर आ जाता है। जब तक दिल बाहर ना आए ना, तब तक अपन को रियलाइज ही नहीं होता कि अपन ने कोई गलती किया है, अपन ने कोई गलती किया है। समझ में आ रहा? ये चीजें आपको कब रियलाइज होगी? व्हाट इज टाइम, ये अभी रियलाइज नहीं हो रहा। कब रियलाइज होगा? जब बेटा हम किस में आ जाएंगे? जॉब लाइफ में। मैंने बेटा बहुत सारे ऐसे सीएमए करने वाले बच्चों को देखा है, खासकर सीएमए की बात कर रहा हूँ। जॉब करने के 10 साल 15 साल के बाद 40-45 ईयर्स के हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं सीएमए करने के लिए। बहुत सारे यहाँ पे तो हमारी क्लास में एक मैम आई थी, 60 ईयर्स की थी, सीएमए करने के लिए। ऑलरेडी सीएस की डिग्री थी, सीए की डिग्री थी, बोला सीएमए भी निपटा ही देती हूँ। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, लोगों को पता है अपनी गलती का एहसास कब होता है? जब मार्केट में जाते हैं। इससे पहले लगता है कि चलो बीकॉम कर लिया, उस टाइम बीकॉम के जोश रहते, जवानी रहती है, 11,000 12,000 15,000 की सैलरी, ओहो मैं तो 15,000 कमा रहा हूँ, दोस्तों को चिढ़ाने का काम आएगा। लेकिन जब उसी कंपनी में कोई दूसरा बंदा होता है जो 60,000 की सैलरी लेके जाता है, 70,000 की सैलरी लेके जाता है, फिर उससे पूछा जाता है, भैया तूने ऐसा क्या किया जो 70? सीएमए। अच्छा मैं भी कर लेता हूँ, आ जाओ। सीएमए के बारे में कुछ पता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ओनली फॉर द प्रमोशन और ग्रोथ क्या करना है? सीएमए। ऐसे बहुत सारे बच्चे बेटा, बहुत सारे जॉब वाले बच्चे हैं जो आ जाते हैं क्या करने के लिए? सीएमए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपके कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले उस चीज को समझो तो सही कि मैं क्या कर रहा हूं। आज अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाए ना, एक क्वेश्चन बस इंटरव्यू में पूछ दे, कोई भी बच्चा, इंडिया के 99% पॉपुलेशन जवाब नहीं दे पाएगी, व्हाई यू आर डूइंग दिस। अगर पूछ रहे ना किसी से व्हाई यू आर डूइंग दिस, आपका विल है या आपके बाजू वाले का विल है? 99% जिद होगी हमारे बाजू वाले का विल है। यहां पे बच्चा अपनी माइंड बिल्कुल नहीं चलाता, वो या तो पेरेंट्स के माइंड से चल रहा होता है, या तो दोस्तों के माइंड से चल रहा होता है, या फिर सुनी हुई बातों के माइंड से चल रहा होता है। भाई सीएमए कर ले, चांदी ही चांदी है। जब रियल फैक्ट पता चलता है ना, जब सीएमए में आते हैं, तब पता चलता है कि यस कितना चांदी है। डरा नहीं रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं कि इंडिया में लोग भीड़ के पीछे ज्यादा भागते हैं। इंडिया में भी आपने एक एनिमल है बेटा, एनिमल लोमड़ी, लोमड़ी। उसमें एक लोमड़ी अगर चिल्लाना शुरू करता है ना, तो सब चिल्लाने को। ऐसे डॉग होता है, एक डॉग बार्क करना शुरू करेगा, 50 बार्किंग करना, उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, बस भाई चिल्ला रहा है, अपन भी चिल्लाएंगे। ठीक है, भाई चिल्ला रहा है, अपन भी चिल्ला रहे हैं, ऐसा सिलसिला होता है। तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हम एक भीड़ की तरफ जा रहे हैं। पॉलिटिशियन का तो नाम ही मत लो, वो तो अलग जल पड़ी है। ठीक है, वो अलग जल पड़ी है, सॉरी जल पड़ी नहीं, जल पड़ा है, वो तो अलग ही कंसेप्ट के लोग हैं। ठीक है, तो लॉ मेकर सिंपल क्या बोल रहा है कि भैया अगर मैं बोल रहा हूं कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसका मतलब पता है, इसका मतलब तुम्हें पता है। तो देखो लॉ मेकर क्या बोल रहा है। अगर मुझे बताओ मैं टाटा कंपनी के साथ कोई कॉन्टेक्ट कर रहा हूं, तो टाटा कंपनी क्या मान के रखेगा कि यस अमित ने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ा है। नहीं पढ़ा, गलती किसकी? मेरी। अच्छा, उस गलती की वजह से मुझे कुछ नुकसान हो गया, कौन लायबल? टाटा कंपनी, मैं खुद। इसी को बोलते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। याद रहेगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है कि सर अगर कंपनी के साथ कोई बंदा कांटेक्ट कर रहा है तो हम ये मान के रखेंगे कि उसने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ा है। अब इस एग्जांपल को मैं एक मूवी के एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको शायद एक बार में क्लिक कर जाए। क्यों? मूवी अच्छे से समझती है ना। एक मूवी आई थी बेटा, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड मूवी में उसका दुकान गिर जाता है भूकंप से, परेश रावल जी का दुकान गिर जाता है। ठीक है, तो उन्होंने उन दुकान की क्या करवा रखी होती है बेटा? इंश्योरेंस। वो पहुंच जाते हैं कहां पे? इंश्योरेंस कंपनी के पास, और क्या बोलते हैं कि सर आपको तो क्लेम देना पड़ेगा क्योंकि आपने क्या बोला था कि कुछ भी होगा हम आपके साथ रहेंगे, चलो दे दो। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, चलो दे दो। हमारा जीवन ही वैसे खत्म हो गया क्योंकि दुकान ही मेरा जीवन था। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है? हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये
एक्ट ऑफ गॉड है। तो बोला सर ऐसा आपने कहा, तो उसने बोला कि देखो आपका जो एग्रीमेंट है ना उसमें देखो ये छोटे से लाइन में लिखा हुआ है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो जाओगा, होगा वो नहीं होगा। तो प्रिंस रावण जी क्या बोलते हैं, भाई तेरे लिखने से थोड़ी होगा, तुमने लिख दिया हमने तो नहीं पढ़ा। तो बोला आपकी गलती ना, आपने नहीं पढ़ा। तो ठीक है, फिर वहां पे वो एक्टिंग करते हैं ना, 2 थप्पड़ लगाते हैं, बोलते हैं मेरा नहीं भाई, एक्ट ऑफ गॉड है ये, मैंने थोड़ी मारा, मेरे हाथ ने मारा मैंने तो नहीं मारा, वो एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है, अब फिर देखते हो उसका गार्ड का बंदूक छीन लेता है, बोलते हैं अभी चलाऊं, अभी ये भी चल गया, मतलब एक्ट ऑफ गॉड है भाई, मेरा थोड़ी है। समझ में आ रहा। फिर अल्टीमेटली जब इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसा नहीं देता है तो अल्टीमेटली वो किसके ऊपर केस फाइल कर देते हैं, गॉड के ऊपर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो मुझे बताओ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था या नहीं था, भाई तुमने नहीं पढ़ा, ये तुम्हारी गलती है, आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर है, चलिए ये था बेटा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब आ जाओ इंडोर मैनेजमेंट। एक बात मुझे बताओ, कंपनी के इंटरनल क्या चल रहा है ये आपको पता चलेगा कभी नहीं ना। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं होनी चाहिए कि भाई कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की वजह से अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ, हु इज लायबल, कंपनी। इसको बोलते हैं इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, मुझे बताओ कंपनी के मिनट बुक किसने बनाए, कंपनी ने, कंपनी का ऑथराइज पर्सन ने भाई, करेक्ट है। अब मिनट बुक में कोई प्रॉब्लम है, कौन लायबल, कंपनी। कंपनी किसको लायबल करेगी, उस ऑथराइज पर्सन को जिसने बनाया। लेकिन हम किसको पकड़ेंगे, हम उस ऑथराइज पर्सन को थोड़ी जानते हैं, हम तो कंपनी को जानते हैं ना भाई कि तेरी मिनट बुक में ऐसे गलत बातें कैसे। समझ में आ रहा। लेकिन एक बात बताओ, मुझे पता है कि सामने वाला इंसान गलत कर रहा है, फिर ही मैं उसके साथ जा रहा हूं, अब गलती किसकी, इसका मतलब क्या है, अब इंडोर मैनेजमेंट का कंसेप्ट यहां पे नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल छोटी ने पूछा कि अमित सर क्लास से बाहर निकलने का तरीका क्या है, मैंने बोला बेटा आगे गेट लगा हुआ है। बोलते सर पीछे विंडो भी दिख रहा मुझे, उधर से जाऊं। मैंने बोला बेटा जाओगे तो यहां नहीं जाओ, घर तो बिल्कुल नहीं पहुंचोगे, कहीं और जरूर पहुंचोगे। बोलते सर ठीक है ट्राई करके देखती हूँ एक बार, करो बेटा। अब उसको पता है कि भाई आगे डेंजर है, लेकिन फिर भी कुएं में कूदना है तो कूदो, मोस्ट वेलकम। आ रही है बातें समझ में। तो इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि भैया कंपनी लाइबल होगी यहां पे, लेकिन कब, जब तुम्हारे पार्ट में क्या नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पार्ट में मिस्टेक नहीं है तो कंपनी लाइबल होगी, किसमें, इंडोर मैनेजमेंट में। लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी लाइबल नहीं होगी, क्योंकि गलती किसकी थी, तुम्हारी, तुमने डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ा नहीं। देखते हो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड का ऐड आता है, क्या लिखा होता है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एजेंट के भरोसे पे ना रहो बेटा। एजेंट आता है ना तो आपको सीधा बोलेगा सर आप इन्वेस्टमेंट कर दो, टेंशन मत लो, जितना आपने पैसा डाला वो तो बिल्कुल नहीं डूबेगा, और जब रिटर्न मिलता है ना तो पता चलता है कितना डूबा। समझा। तो एजेंट जो आपको कर रहा है वो तो सिर्फ इन्फ्लुएंस, उसका काम ही है बेटा इन्फ्लुएंस करना। आ रही है बातें समझ में। इंडोर मैनेजमेंट क्लियर हुआ। तो आप मुझे बताओ क्या ऑलवेज इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा, नहीं। इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट कब मिलेगा, जब इंसान अपने पार्ट में गलत नहीं है, तो ही उसको क्या मिलेगा बेटा, इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से बेटा लास्ट पॉइंट समझना, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। एक बात मुझे बताओ, कंपनी सारा काम अपना किसको ऑथराइज करके रखती है, कंपनी अपना सारा काम किसको ऑथराइज करके रखती है, डायरेक्टर को। अब डायरेक्टर अगर कोई काम ऐसा कर रहा है जो उसके पावर के बियॉन्ड है तो हु इज लायबल, डायरेक्टर। इसी को बोलते हैं बेटा ऑल्टर ईगो, इसी को क्या बोलते हैं, ऑल्टर ईगो। तो डायरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, लायबल हो जाएगा, डायरेक्टर क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टर ईगो। आ रही है बातें समझ में। ये 4 डॉक्ट्रिन में से कोई ना कोई एक डॉक्ट्रिन तो बेटा एग्जाम में आएगा। कौन कौन से डॉक्ट्रिन हमने पढ़े, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। अल्ट्रा वायरस में कंपनी लायबल है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी लायबल नहीं है, इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी लायबल है और ऑल्टर ईगो में डायरेक्टर लायबल हो जाएगा। याद रहेगा पक्का। तो इस चैप्टर बेटा हमारा खत्म हो गया, दैट इज मेमोरेंडम एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अगली क्लास में पढ़ के आना। अगली क्लास हम लेंगे ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल।